क्या बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म है या फिर एक ऐसा सच जिसे दिखाना अब मुश्किल होता जा रहा है? फिल्म रिलीज से पहले ही बैन की बातें, राजनीतिक गलियारों में हलचल और बीच में आ गया एक बड़ा नाम, संजय दत्त। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ बनाम संजय दत्त जैसी स्थिति बन रही है? और इस पूरे विवाद में सलमान खान का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? इस वीडियो में हम न सिर्फ बैटल ऑफ गलवान का ईमानदार रिव्यू करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि जब सिनेमा सिस्टम से सवाल करता है तो उसे चुप कराने की कोशिश क्यों होती है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना देश से प्यार करने का ही एक तरीका है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। जून 2020 में लद्दाख की गलवान वैली में जो हुआ वह सिर्फ एक सीमाई टकराव नहीं था, बल्कि भारत चीन रिश्तों के इतिहास का सबसे असामान्य और चौंकाने वाला अध्याय बन गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई इस झड़प में कोई गोली नहीं चली, लेकिन फिर भी दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई। लाठी, पत्थर और कीलों से जड़े हथियार, यह तथ्य अपने आप में बताता है कि हालात कितने असामान्य और तनावपूर्ण थे। यह घटना आधुनिक युद्ध के उस चेहरे को दिखाती है जहां नियम मौजूद हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई उनसे कहीं ज्यादा क्रूर होती है। बिना गोली चले हुई यह हिंसा अपने आप में एक गहरा सिंबल बन गई। यह दिखाता है कि आज के समय में टकराव सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दबाव, रणनीति और मनोवैज्ञानिक वर्चस्व से लड़े जाते हैं। गलवान में सैनिक सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि हालात, आदेशों और सीमाओं की जटिलता से भी जूझ रहे थे। यही वजह है कि यह घटना केवल सैन्य रणनीति का मामला नहीं रही, बल्कि आम नागरिक की चेतना में भी डर, गुस्सा और सवाल छोड़ गई। इस टकराव ने नेशनल साइकोलॉजी को सीधे प्रभावित किया। देशभक्ति का उबाल, शोक और साथ ही यह बेचैनी की पूरी सच्चाई क्या है, इन सब ने मिलकर गलवान को एक सामूहिक भावनात्मक अनुभव बना दिया। लोग सिर्फ जीत या हार नहीं जानना चाहते थे, बल्कि यह समझना चाहते थे कि जमीनी स्तर पर हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में खड़े थे। यहीं से सिनेमा के लिए यह विषय बेहद सेंसिटिव हो जाता है। फिल्म जब रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है तो वह सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि भावनाओं को फिर से जगा देती है। जरा सी चूक प्रोपेगेंडा कही जा सकती है और जरा सी सच्चाई असहज सवाल खड़े कर सकती है। यही रियलिटी वर्सेस रिप्रेजेंटेशन का सबसे नाजुक टकराव है, जहां हर फ्रेम राजनीतिक भी हो जाता है और भावनात्मक भी। बैटल ऑफ गलवान की सबसे अहम बात यह है कि यह खुद को सिर्फ एक नेशनलिस्टिक स्पेक्टिकल के रूप में पेश नहीं करती, बल्कि उसके भीतर छुपे सच और सवालों को भी छूने की कोशिश करती है। फिल्म की कोर थीम यहीं से जन्म लेती है, नेशनलिज्म बनाम ट्रूथ। ये कहानी दर्शक को लगातार यह सोचने पर मजबूर करती है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ जोश और नारे हैं, या फिर उन सच्चाइयों को स्वीकार करना भी जो असहज लगती हैं। फिल्म भावनाओं को भड़काने के बजाय उन्हें समझने का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। इस फिल्म का एक बड़ा इरादा यह भी दिखता है कि सैनिकों को केवल पोस्टर्स के हीरो की तरह नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखा जाए। यहाँ जवान सिर्फ बहादुर नहीं है, वे थके हुए हैं, डरे हुए हैं, अपने घर और परिवार को याद करने वाले लोग हैं। यह ह्यूमनाइजेशन फिल्म को साधारण वॉर फिल्म से अलग खड़ा करता है। कैमरा बार बार यह याद दिलाता है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसकी भावनाएं और सीमाएं हैं। यही कारण है कि फिल्म पर यह सवाल उठता है, क्या यह प्रोपेगेंडा है या सिर्फ एक पर्सपेक्टिव? फिल्म किसी एक विचार को थोपने की कोशिश नहीं करती, बल्कि एक व्यू पॉइंट सामने रखती है। यह दर्शक को आदेश नहीं देती कि क्या सोचना है, बल्कि परिस्थितियां दिखाकर निर्णय उसी पर छोड़ देती है। यही अप्रोच इसे विवादास्पद भी बनाती है, क्योंकि एम्बिग्विटी सत्ता और सिस्टम को अक्सर असहज करती है। कहानी कई जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या हर सच पब्लिक होना चाहिए? क्या सवाल पूछना सैनिकों के बलिदान को कम करता है? और क्या सिनेमा का काम सिर्फ उत्साह बढ़ाना है या फिर सोच पैदा करना भी? इन्हीं सवालों में फिल्म का असली इरादा छुपा है। बैटल ऑफ गलवान के चारों ओर जिस तरह बैन की खबरें उभरी, वह दर्शकों के लिए उतना ही चौंकाने वाला था जितना राजनीतिक गलियारों में हलचल। सबसे पहले यह चर्चा सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए फैलनी शुरू हुई, जिसमें कहा गया कि फिल्म कंट्री सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकती है। धीरे धीरे यह अफवाह राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गई और लोगों में यह भ्रम पैदा हुआ कि फिल्म पर ऑफिशियल बैन लग सकता है। हालांकि बाद में इसे क्लैरिफाई किया गया, लेकिन अनऑफिशियल प्रेशर जो कि इंडस्ट्री इनसाइडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मीडिया के जरिए फैलाया जाता है, फिल्म की रिलीज स्ट्रेटजी और पब्लिसिटी को प्रभावित कर रहा था। भारत में फिल्मों पर बैन का इतिहास काफी लंबा और विवादास्पद रहा है। कभी यह संवेदनशील मुद्दों, कभी धार्मिक भावनाओं और कभी राजनीतिक चिंताओं के आधार पर किया गया। इतिहास से पता चलता है कि पावरफुल स्ट्रक्चर्स अक्सर उन कहानियों से अनकंफर्टेबल होते हैं जो उनके नैरेटिव को चैलेंज करती हैं। बैटल ऑफ गलवान भी इसी पैटर्न का हिस्सा बन गई, क्योंकि फिल्म ने सैनिकों के बलिदान के साथ साथ सिचुएशनल ट्रूथ्स और विवादास्पद डिसीजंस को भी दिखाने की कोशिश की। यहां असली मुद्दा यह है कि जब सिनेमा किसी सामाजिक या राजनीतिक कहानी को पेश करता है, तो नैरेटिव पर कंट्रोल बनाए रखना पावर होल्डर्स के लिए जरूरी हो जाता है। फिल्मों को डराने या दबाने के लिए सटल स्ट्रैटेजीज लाइक डिलेइंग रिलीज, क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी
या पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना यूज की जाती है। यही कारण है कि बैटल ऑफ गलवान के साथ बैन की चर्चा सिर्फ फिल्म पर नहीं बल्कि लार्जर कंट्रोल ओवर नैरेटिव पर भी सवाल उठाती है। बैटल ऑफ गलवान से जुड़े कार्यक्रम के दौरान संजय दत्त का बयान अचानक सुर्खियों में आ गया। उन्होंने सीधे किसी का नाम लिए बिना कहा कि देशभक्ति सिर्फ नारों और पोस्टरों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सच्चाई से साबित होती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सिंपल लग सकता है, लेकिन मीडिया और जनता ने इसे तुरंत पॉलिटिकल एंगल में इंटरप्रेट कर लिया। संजय दत्त ने जानबूझकर किसी सरकार या व्यक्ति का नाम नहीं लिया। ये चॉइस उनकी सोच को सटल और लेयर्ड बनाती है। वे केवल अपनी राय दे रहे थे, बिना सीधे कॉन्फ्रंटेशन के। हालांकि कुछ लोगों ने इसे सिस्टम क्रिटिसिज्म माना, जबकि कुछ ने इसे केवल एक्टर के पर्सनल व्यू पॉइंट के रूप में देखा। यह बयान इस बात को भी उजागर करता है कि कभी-कभी एक शब्द या फ्रेम कितनी बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। सवाल यह उठता है, संजय दत्त बोल रहे थे एक अभिनेता के रूप में जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, या एक नागरिक के रूप में जो अपनी स्वतंत्र राय रख रहे हैं? यहीं से मामला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़ता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में यह अधिकार होना चाहिए कि व्यक्ति, चाहे वह अभिनेता हो या आम नागरिक, सवाल पूछ सके, आलोचना कर सके और अपनी राय व्यक्त कर सके। संजय दत्त का बयान यही दर्शाता है कि शब्दों का वजन कितना बड़ा होता है और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता कितनी नाजुक होती है। जब संजय दत्त का बयान सामने आया तो तुरंत मीडिया ने इसे योगी आदित्यनाथ बनाम संजय दत्त के एंगल में पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह सच में कोई डायरेक्ट क्लैश था या केवल परसेप्शन बैटल थी? असल में राजनीतिक सत्ता और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बीच यह संघर्ष मीडिया द्वारा एग्जैजरेट किया गया। संजय दत्त ने केवल अपनी राय व्यक्त की, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं दिया। यहां असली मुद्दा यह है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉपुलर कल्चर कभी-कभी अपने अपने नैरेटिव्स को एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं। जब कोई पब्लिक फिगर सत्ता के नजरिए को चैलेंज करता है तो हेडलाइंस इसे वीएस के रूप में पेश कर देती हैं। इससे जनता का ध्यान स्टोरी के इमोशनल और सेंसेशनल हिस्सों की ओर खिंचता है और डीपर कॉन्टेक्स्ट पीछे छूट जाता है। मीडिया की यह रणनीति अक्सर लोगों को पोलराइज करने के पैटर्न पर आधारित होती है। जनता दो कैंप्स में बंट जाती है, एक तरफ जो एक्टर को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ जो अथॉरिटी की नजर से देखता है। इससे विवाद और बढ़ता है, व्यूज और एंगेजमेंट बढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई अक्सर छिप जाती है। यहीं से पता चलता है कि हेडलाइंस सिर्फ खबर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन भी बन जाती हैं। बैटल ऑफ गलवान कंट्रोवर्सी में यही पैटर्न दिखता है, सच्चाई और परसेप्शन के बीच एक नाजुक लाइन जिसे मीडिया हेडलाइंस ने ड्रामेटाइज कर दिया। इतिहास में कई बार सिनेमा ने सत्ता और एस्टैब्लिश्ड सिस्टम से सवाल किए हैं। फिल्मों ने युद्ध, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और पॉलिटिकल डिसीजंस पर कमेंट्री दी, लेकिन अक्सर इसका रिएक्शन तत्काल या सटल रूप में आता रहा। सीधे बैन या सेंसरशिप के बजाय सिस्टम अक्सर सॉफ्ट सेंसरशिप का इस्तेमाल करता है, जैसे डायलॉग्स बदलवाना, सीन्स कट करना, रिलीज डिले करना या अनऑफिशियल प्रेशर्स डालना। कई बार फिल्म मेकर्स को थ्रेट्स और लीगल नोटिसेस के जरिए दबाया जाता है ताकि उन्हें खुद लगने लगे कि कुछ बातों को छोड़ देना ही बेहतर है। ये टैक्टिक्स दर्शाती हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम की सीमाएं कहां तक हैं। जब सिनेमा सत्ता के नैरेटिव्स को चैलेंज करता है तो पावर स्ट्रक्चर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बैटल ऑफ गलवान भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आती है। ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि सिस्टम के लिए मिरर है। जब कला और शक्ति आमने सामने आती है तो सवाल उठते हैं, क्या फिल्म मेकर केवल कहानी बता रहे हैं या लार्जर ट्रूथ्स को सामने ला रहे हैं? यही पावर वर्सेस आर्ट का सबसे नाजुक संघर्ष है। कंट्रोवर्सी के बीच में अचानक सलमान खान का नाम भी जुड़ गया। सवाल यह उठता था कि क्या उनका सीधे फिल्म से कोई कनेक्शन है या यह सिर्फ स्पेक्यूलेशन और मीडिया ड्रिवन नैरेटिव था। सच यह है कि सलमान खान इस फिल्म के लीड हीरो हैं और उन्होंने भारतीय आर्मी के ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाया है, जो गालवान वैली संघर्ष में वीरता दिखाने वाले सैनिकों का नेतृत्व करते थे। साथ ही फिल्म सलमान खान फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर के तहत बनी है, जिससे उनका कनेक्शन सीधे तौर पर कंफर्म्ड है। बॉलीवुड में अक्सर कैंप्स और पावर इक्वेशंस इतनी जटिल होती हैं कि बड़े स्टार्स को विवादों में ड्रैग करना स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाता है। मीडिया और पब्लिक स्पेकुलेशन इससे और तेज हो जाता है। इस तरह कहानी सेंसेशनल बनती है, ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ता है और डिबेट को और बड़ा बनाया जा सकता है। इसलिए सलमान का नाम कंट्रोवर्सी में अचानक आना कोई आश्चर्य नहीं था। बड़े सितारों का पॉलिटिकल या कल्चरल यूज भी होता है। उनका नाम किसी डिबेट में आने से न सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी बढ़ती है बल्कि इसे किसी लार्जर नैरेटिव में पोजीशन करने का मौका भी मिलता है। बैटल ऑफ गलवान कंट्रोवर्सी में सलमान खान का नाम इसी पैटर्न का हिस्सा लग रहा था, जहां स्टार पावर और पॉलिटिकल परसेप्शन दोनों को एक साथ मैनिपुलेट किया गया। बैटल ऑफ गलवान की कहानी की ताकत यह है कि यह सिर्फ एक्शन या पेट्रियोटिज्म तक सीमित नहीं है। स्टोरी टेलिंग में कई स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स हैं, जैसे सैनिकों की मानसिक जद्दोजहद, व्यक्तिगत भावनाएं और एक्सट्रीम परिस्थितियों में ह्यूमन डिसीजंस। इमोशनल मोमेंट्स ऑथेंटिक हैं, लेकिन कुछ जगह सिनेमैटिक एग्जेगरेशन भी नजर आती है, जिससे सीन्स ड्रामेटाइज्ड लग सकते हैं। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस इंप्रेस करती हैं।
एक्टर्स ने सिर्फ बड़े हीरो की तरह नहीं बल्कि इंसानों की वल्नरेबिलिटीज दिखाने की कोशिश की है। ओवर द टॉप हीरोइज्म से बचकर फिल्म ने हर कैरेक्टर को अपनी जगह दी है। देखने के बाद व्यूअर के दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या नेशनलिज्म सिर्फ नारे लगाने का नाम है या सैक्रिफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का भी? ये फिल्म केवल एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। यही इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। ऑडियंस फील करती है, रिलेट करती है और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करती है। आज के समय में सवाल पूछना अक्सर एंटी नेशनल के टैग के साथ जुड़ जाता है। बैटल ऑफ गलवान इसी टेंशन को एक्सप्लोर करती है, कैसे सोल्जर्स का सम्मान करते हुए भी पॉलिसी और डिसीजंस पर सवाल उठाना जरूरी है। ब्लाइंड नेशनलिज्म इमोशंस पर आधारित होता है, जबकि कॉन्शियस पेट्रियोटिज्म सोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। फिल्म में यह संदेश साफ है कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने और फ्लैग्स दिखाने से नहीं होती, बल्कि गंभीर सोच, अकाउंटेबिलिटी और फैक्ट्स को समझने से बनती है। यूथ ऑडियंस के लिए यह विशेष रूप से रेलेवेंट है, क्योंकि उन्हें दिखाया जाता है कि पेट्रियोटिज्म क्वेश्चनिंग के साथ भी कंपैटिबल हो सकता है। यह पर्सपेक्टिव नई जनरेशन को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देशभक्ति सिखाता है। बैटल ऑफ गलवान कंट्रोवर्सी सिर्फ फिल्म के कंटेंट तक सीमित नहीं है। इससे बड़ा सवाल यह है कि कौन स्टोरी को डिफाइन करता है और कौन नैरेटिव कंट्रोल करता है। बैन या हेडलाइंस से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सिनेमा लोकतंत्र में ऑडियंस को सोचने का मौका देता है। हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम सिर्फ हेडलाइंस या सोशल मीडिया नॉइज पर रिएक्शन न करें, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझें और स्वतंत्र विचार रखें। फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि क्वेश्चनिंग पेट्रियटिज्म का हिस्सा हो सकता है और आर्ट हमें लार्जर ट्रूथ्स के करीब ले जाता है। अंत में बैटल ऑफ गलवान केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक चुनौती है, जहां ट्रूथ, एक्सप्रेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी है। ये कंट्रोवर्सी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोकतंत्र और समाज की आंख है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे जरूरी और सच्चे मुद्दों पर और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, कौन सा पहलू सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा? हम आपके फीडबैक और सपोर्ट से और भी दिलचस्प, सच और सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।